कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान मार्केट से, जहां पर हम एक फैमिली को देखते हैं जो बिल्कुल चुपचाप खामोशी से जरूरत का सामान इकट्ठा कर रही होती है। ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे, बस इशारों से ही एक दूसरे को समझा रहे थे। आखिर कुछ तो था जो उन्हें बिल्कुल खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। इस फैमिली का लीडर है ली और उसकी वाइफ का नाम एवलिन है। यहाँ उनकी बड़ी बेटी रीगन जो बचपन से सुन नहीं सकती थी, और उनके दो बेटे मार्क्स और बो होता है। वो उम्र में छोटा होता है, इसलिए वो ज्यादा चीजें समझ नहीं पाता। वो ऊपर अलमारी में एक टॉय रॉकेट देख लेता है। जैसे ही वो रॉकेट को उठाने वाला होता है तो वो रॉकेट उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सबके गले में सांसें अटक जाती है, लेकिन एन वक्त पर रीगन जल्दी से उस टॉय रॉकेट को कैच कर लेती है और सबकी जान बचा लेती है। ली सबको इशारों में समझाता है कि शाम होने वाली है, हमें जल्द से जल्द घर लौटना होगा, नहीं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। तभी इनका 4 साल का बेटा वही टॉय रॉकेट फिर से उठा लाया। उसे देखकर सभी दहशत में आ गए, क्योंकि ये रॉकेट बैटरी से चलने वाला था, जिसे ऑन करते ही शोर मच सकता था। ये अपने बेटे के हाथ से वह रॉकेट लेके उसकी बैटरी निकालकर टेबल पर रख देता है, जिसके बाद सभी घर के लिए निकलने लगे। लेकिन वो उस रॉकेट को साथ ले जाने की बार बार जिद कर रहा था, इसलिए रीगन चुपके से बिना बैटरी वाले रॉकेट को उसके हाथ में थमा देती है और वह भी स्टोर से बाहर आ गई। पर तभी उस बच्चे ने रॉकेट की बैटरी भी उठा ली। इसके बाद ये चारों लाइन से घर की तरफ निकल पड़े। तब हम देखते हैं कि रोशनियों से चमकने वाला ये शहर कभी गाड़ियों के शोर और कभी इंसानों की भीड़ से भरा रहता, मगर आज ये शहर पूरी तरह से वीरान और सन्नाटे में डूबा हुआ है। यहाँ इंसान तो दूर बल्कि परिंदों की भी आवाज नहीं सुनाई देती। पूरी दुनिया में अब बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं, जिनमें ये 5 लोग भी शामिल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने लाइन से अपने घर तक रेत बिछाया हुआ है और यह लोग इस पर नंगे पांव चल रहे थे, ताकि कदमों की भी आहट ना हो। बल्कि मासूम वो अपनी बहन रीगन के पीछे था। वो रॉकेट को लेकर बहुत खुश था। तभी उसने रॉकेट में बैटरी लगाकर उसे ऑन कर दिया, जिससे उस रॉकेट में म्यूजिक बजने लगा। रीगन सुन नहीं सकती थी, इसलिए आवाज पर उसका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन जब ली और एल्विन ने उसे सुना तो वो बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी अचानक घने जंगलों के बीच से निकलकर गोली की रफ्तार से भागता एक खौफनाक मॉन्स्टर बो की तरफ बढ़ने लगा। ली जल्दी से खिलौनों को बंद करने के लिए बो की तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर बो को अपने साथ ले गया। उसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। ली और उसकी फैमिली ने इस हालात में जीना सीख लिया था। ली ने अपने घर में एक रिसर्च रूम बना लिया था, जहां उसने मॉन्स्टर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वह खौफनाक मॉन्स्टर जो बिल्कुल धीमी सी आवाज को भी कई किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। अच्छी बात यह थी कि वह मॉन्स्टर पूरी तरह से अंधे थे, लेकिन उनके सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि वो हवा में भी जरा सी वाइब्रेशन और धीमी से धीमी आवाज को भी सुन सकते थे। अगर कोई इंसान जोर से सांस भी ले तो उसे भी महसूस करके ये मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ते थे और उस इंसान को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देते थे। साथ ही साथ इन मॉन्स्टर की चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी, उन्हें बंदूक की गोली और किसी भी हथियार से प्रोटेक्ट करती थी। दरअसल आज से 1 साल पहले ये मॉन्स्टर स्पेस आए, एक मेट्रॉइड के जरिए इस धरती पे आए। ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा तेज रफ्तार में थे कि कुछ ही वक्त में ये पूरी धरती में फैल गए और इस दुनिया से लगभग सभी इंसानों का नामो निशान मिटा दिया। इन मॉन्स्टर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो था बिल्कुल शांत रहना, जो कि ली और उसकी फैमिली ये राज जान चुके थे, इसलिए उन्होंने खुद की पूरी तरह से सेफ्टी कर ली थी। ली ने अपने घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे ताकि मॉन्स्टर के आने की खबर उनको लग सके। साथ ही उसने सीढ़ियों और रास्तों में कदम रखने वाली जगह पर एक खास तरह के निशान लगाए थे, और ली ने अपने घर में एक अंडरग्राउंड बंकर भी बनाया था, जहां यह इन मॉन्स्टर पर सर्च करता था। उसने ये भी पता लगा लिया था कि इस इलाके में कुल 3 मॉन्स्टर मौजूद है। अब ली और मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था।
साथ ही साथ ली रेडियो के जरिए भी पूरी दुनिया में हेल्प करके सिग्नल भेज रहा था, लेकिन अब तक उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था। हमें यहाँ पता चलता है कि एल्विन भी प्रेग्नेंट है और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अब क्योंकि ये बच्चा पैदा होने पर रोने लगेगा, इसलिए उन्होंने अपने आने वाले बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना लिया है, ताकि जब भी अगर बच्चा रोए तो उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क रखकर उसे उस बॉक्स में छुपा दे, जिससे उन मुनसर को बच्चे की रोने की आवाज नहीं आएगी। इस मुश्किल हालात में मुनसर से बचने के लिए रेडी रहना बहुत जरूरी था, लेकिन ली की बड़ी बेटी रेगन सुन नहीं सकती थी और यह कमी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती थी। इसलिए ली इसकी इस कमी को दूर करने की कोशिश में था। ली अपनी बेटी रेगन के लिए एक कॉक्लियर हिंग एम्पलीफायर बनाता है और ली वो एम्पलीफायर रेगन को दे देता है, लेकिन रेगन इस एम्पलीफायर को लेकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि हमेशा की तरह ये एम्पलीफायर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ली अपनी बेटी रेगन के लिए पहले भी कई एम्पलीफायर बना चुका था। इसीलिए रेगन पहले तो इस एम्पलीफायर को गिरा देती है, लेकिन जब उस एम्पलीफायर को टेस्ट करती है तो ये एम्पलीफायर काम कर रहा होता है। बाहरी दुनिया की आवाज सुनते ही वह खुशी के मारे रोने लगती है और साथ में रेगन को अपने छोटे भाई की भी याद आती है। रेगन आज भी खुद अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराती है। इससे लगता है कि अगर उस दिन अपने भाई को टॉय रॉकेट नहीं देती तो आज उसका भाई जिंदा होता। रेगन अपने पिता के काम में हाथ बटाकर खुद को साबित करना चाहती थी, इसलिए रेगन अपने पिता के अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पिता उसे रोक लेता है, उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि 1 साल पहले रेगन अपने छोटे भाई को टॉय रॉकेट की देने की वजह से गलती कर बैठी थी, जिससे अब रेगन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। उसे डर लगता था कि नीचे अंडरग्राउंड बंकर में माइक्रोफोन, रेडियो और भी कई सारी चीजें हैं। अगर गलती से भी रेगन का हाथ किसी ऐसी चीज के साथ लग गया जो साउंड क्रिएट करती है तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। अगले ही दिन ली अपने बेटे मार्क्स के साथ मछलियां पकड़ने नदी पर जा रहा होता है। रेगन भी उनके साथ जाना चाहती थी। रेगन ली से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर ली ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। जिसके बाद ली मार्क्स के साथ नदी की तरफ निकल गया। ये बात रेगन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वह नाराज हो गई, इसलिए वह अपना बैग पैक करके घर से निकल गई और सीधा उस जगह पर गई जहां उसके भाई को मुनसर ने मार डाला था। वह अपने भाई के कब्र के पास लेटकर रोने लगती है और कुछ ही देर में यहीं पर रेगन की आंख लग जाती है। दूसरी तरफ एल्विन घर पर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद वह बेसमेंट में कपड़े धोकर उन्हें बोरी में भरकर बाहर ले जा रही थी, तभी सीढ़ी पर लगा एक कील उस बोरी में फंसकर सीधा हो गया। वो नुकीला था और ठीक पैर रखने वाली जगह पे था, पर एल्विन उसे देख नहीं पाई। उधर ली और मार्क्स मछली पकड़ने में लगे थे। कुछ देर बाद ली अपने बेटे मार्क्स को एक झरने के पास ले आता है और ली अपने बेटे से कहता है कि यहाँ पर तुम बात कर सकते हो, क्योंकि पानी के झरने की वजह से तुम्हारी आवाज उसमें हाइड हो जाएगी। मार्क्स पूछता है कि क्या वो की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं। इस पर ली जवाब देता है कि जो कुछ भी वो के साथ हुआ उसमें किसी की भी गलती नहीं थी, लेकिन मार्क्स ली को बताता है कि रेगन आज भी वो की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराती है, इसलिए तुम्हें रेगन को यह बात बतानी चाहिए कि उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसी दौरान एल्विन भी अपने मर चुके बेटे की तस्वीर के लिए उसकी याद में आंसू बहा रही थी। तभी अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गया, यानी कि उसके डिलीवरी का टाइम आ चुका था। वो फोटो फ्रेम पर हाथ रखे हुए जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगी। तब सीढ़ी से नीचे उतरने की जल्दी में उसका पैर उस नुकीले कील पर धंस गया। एल्विन दर्द से तड़प उठी, पर उसने अपने मुंह से आवाज नहीं निकाली, लेकिन उसके हाथ से उसके बेटे का फोटो फ्रेम छूट गया और तेज आवाज के साथ नीचे गिरकर टूट जाता है। एल्विन ने जैसे तैसे करके अपने पैर को खींचकर उस कील से बाहर निकाला। इस दौरान उसे इतनी तकलीफ हुई कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए अपने मुंह से आह निकालती है, क्योंकि उसे पता था कि आवाज निकलने का मतलब अपनी मौत को दावत देना है। लंगड़ाती हुई नीचे आकर लाइट का स्विच ऑन करती है, जिससे बाहर रेड लाइट जल पड़ी। अब वो वापस ऊपर की तरफ लौटने लगी, पर तभी उसने कुछ देखा कि उसके गले में सांस अटक गई है। असल में वो मुनसर उसके घर तक पहुंच चुका था। दरअसल जब एल्विन के हाथ से वो फोटो फ्रेम गिर गया था तो उस आवाज को मुनसर ने सुन लिया था। डर से कांपती एल्विन दीवार के पीछे छिप गई। दूसरी तरफ ली और मार्क्स मछलियां पकड़कर घर वापस लौट रहे थे। तभी दूर से उन्होंने देखा कि घर के चारों ओर रेड लाइट जल रही है। ली समझ गया कि एल्विन खतरे में है। वह घर की तरफ तुरंत भागा
उधर बेसमेंट में छिपी एल्विन डर के मारे कांप रही थी और मॉन्स्टर उसे घर के हर एक कोने में ढूंढ रहा था। तभी एल्विन को बेसमेंट में एक टाइमर मिला। टाइमर में कुछ सेकंड का टाइम सेट करके उसे कोने में रख देती है और जल्दी से दूसरे कोने में आकर छुप जाती है। इतने में वो मॉन्स्टर वहाँ हलचल महसूस कर लेता है। वो धीरे धीरे उस हलचल वाली जगह की तरफ बढ़ने लगा। एक तो एल्विन को लेबर पेन हो रहा था और दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर का डर था, लेकिन एल्विन अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है। तभी टाइमर में अलार्म बजा, जिसे सुनते ही वो मॉन्स्टर तेजी से उस डायरेक्शन में भागा। मौके का फायदा उठाते हुए एल्विन जल्दी से अंडरग्राउंड बेसमेंट में बाहर निकली, पर वो जैसे ही मेन डोर से बाहर निकले वाली थी तो उसने देखा कि एक और मॉन्स्टर घर के बाहर यहाँ घूम रहा था। इसलिए एल्विन वहीं दीवार के पीछे छिप गई। उधर ली मार्क्स के साथ दूर से ये सब कुछ देख रहा था। ली समझ गया कि अगर मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए घर पर जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी को बचाने के बजाय हम दोनों की जान जा सकती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर की बॉडी इतनी सख्त है कि उसे बंदूक से मार पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए वह अपने पहले से बनाए हुए एक प्लान पर काम करने लगा। ली ने जल्दी से मार्क्स को टॉर्च दिया और उसे जल्दी खुलिया रॉकेट चलाने को कहा, जो उन्होंने घर से दूर एक जगह पर पहले ही सेट करके रखा था। मार्क्स तेजी से रॉकेट की तरफ भाग निकला। दूसरी तरफ एल्विन ऊपरी मंजिल में मौजूद बाथ टब में भाग आई। वह बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। अब और ज्यादा देर तक बच्चे को रोक नहीं सकती थी। वह बस बच्चे को जन्म देने ही वाली थी कि उसकी सिसकियों की आवाज को महसूस करता हुआ वो मॉन्स्टर बाथरूम के करीब आ चुका था। एल्विन को समझ आ चुका था कि अब जिंदा बच पाना नामुमकिन है। तभी उधर मार्क्स ने रॉकेट चला दिए, जिससे आसमान में तेज आवाज के साथ फ्लैश शुरू हो गई। जिसे ये सुनकर मॉन्स्टर एल्विन को यहीं पर छोड़कर तेजी से उस आवाज की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद ली बंदूक लेकर घर के अंदर आया। उसने देखा कि सीढ़ियों पर पैरों के खून के निशान लगे हुए हैं। वह उन निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंचा। वहां पहुंचकर देखता है कि बाथटब में खून से लाल है। वह समझ गया कि एल्विन भी उस मॉन्स्टर का शिकार हो चुकी है। वह आंसू बहाता हुआ वहीं बैठ गया, पर तभी शावर रूम के कांच पर किसी ने हाथ रखा। वह कोई और नहीं बल्कि एल्विन ही थी। एल्विन ने इस मुश्किल हालात में भी खुद को संभाल कर एक बेटे को जन्म दिया था। एल्विन को जिंदा पाकर ली की आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन बेसमेंट में घुसने से पहले ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर वह मॉन्स्टर तेजी से उनकी ओर भागने लगा। ली जल्दी से अंडरग्राउंड रूम में घुसा और दरवाजे को एक मोटे मेटल से ढक दिया। ली ने फौरन बच्चे के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे बॉक्स में बंद कर दिया, जिससे उसके रोने की आवाज बंद हो गई। तब जाकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। यहाँ ली अपनी वाइफ एल्विन को बताता है कि मैं इन मॉन्स्टर की कमजोरी जान चुका हूँ, जिससे ये मॉन्स्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसी दौरान दूसरी ओर रेगन भी घर लौट रही थी। तभी उसे खेतों के पीछे की लाइट जलती हुई नजर आई। रेगन जल्दी से उस लाइट के पास आने लगी, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि एक मॉन्स्टर उसके कदमों की आहट से उसके पीछे चलता आ रहा था। जैसे ही वह मॉन्स्टर रेगन को मारने के लिए उसके काफी करीब आया, तभी अचानक रेगन की कान की मशीन से एक नुकीली और तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगी। इस नुकीली आवाज से वह मॉन्स्टर तड़पने लग जाता है। जैसे ही यह आवाज उस मॉन्स्टर के कान के अंदर सुई की तरह चुभ रही थी। इस आवाज को ये मॉन्स्टर ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वहीं ये आवाज रेगन के कानों को भी चुभ रही थी, पर जैसे वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग गया, रेगन के कान में तकलीफ बंद हो गई। लेकिन रेगन को समझ नहीं आया कि आखिर उसके कान की मशीन ने ऐसा क्यों किया। बस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए लाइट के पास पहुंच जाती है। तभी उसने पाया कि वह रोशनी एक टॉर्च की थी। जैसे रेगन उस टॉर्च को उठाने गई, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि मार्क्स था, जो डर से कांपता हुआ यहाँ छुपा हुआ था। अपनी बहन को देख मार्क्स घबराहट दूर हो गई। तो रेगन से कहता है कि मैं झाड़ियों से तुम्हें छुप कर देख रहा था। तुम्हारे पीछे वो मॉन्स्टर भी आ रहा था, लेकिन पता नहीं वो मॉन्स्टर तुम्हारे करीब आते ही कैसे अचानक भाग गया। वहीं दूसरी तरफ एल्विन को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। वो ली से कहती है कि मुझे डर लग रहा है, कहीं उस मॉन्स्टर ने मेरे बच्चों को खा लिया या तो हम क्या करेंगे। तुम जल्दी से मेरे बच्चों को ढूंढ लाओ। इसीलिए ली अंडरग्राउंड रूम में अपनी वाइफ और बच्चे को सुलाकर वहाँ से बाहर निकलता है। पहले वो यहाँ वहाँ खतरा ढूंढने लगता है, मगर अब वह मॉन्स्टर भी वहाँ से जा चुका था। पर उसने पूरा घर तहस नहस कर दिया था, जिससे वहाँ मौजूद पानी का एक पाइप टूट गया था और पानी सीधा नीचे अंडरग्राउंड रूम में जा रहा था। लेकिन ली का ध्यान इस पर नहीं गया और वह बच्चे को ढूंढने खेतों की ओर निकल पड़ा। इस दौरान उधर मार्क्स और रेगन जान रखने वाली टंकी के ऊपर छिपे हुए थे और आग लगा देते हैं ताकि आग को देखकर उनके पिता यहाँ आ जाए। ली भी अपने बच्चों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद पानी के शोर से एल्विन की आंख खुल जाती है। उसने देखा पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका था। पानी ऊपर से झरने की तरह बहकर नीचे आ रहा था। इतने में एल्विन की नजर अपने बच्चे की बॉक्स पर पड़ी। वो बॉक्स खुला हुआ था, पर वहाँ बच्चे की जरा सी भी आवाज नहीं आ रही थी। एल्विन जैसे ही बॉक्स के पास जाने लगी, तभी उसे बॉक्स के पास ही सामने से एक मॉन्स्टर नजर आया। उसे देखकर एल्विन काफी ज्यादा डर गई।
एल्विन को लगा कि शायद मॉन्स्टर ने उसके बच्चे को खा लिया है, क्योंकि एल्विन को ये बॉक्स तो नजर आ रहा था लेकिन बच्चा और बॉक्स उससे काफी दूर था, इसलिए वो बॉक्स के अंदर देख नहीं सकती थी कि बच्चा जिंदा है या मर गया। इसलिए वह धीरे धीरे बॉक्स की तरफ बढ़ने लगी। तभी वह मॉन्स्टर भी पानी में उतर जाता है। लेकिन एल्विन जब बॉक्स के करीब पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा सही सलामत है। खुशकिस्मती से बच्चे ने आवाज नहीं किया था, जिस वजह से उसकी जान बच गई। दूसरी ओर रेगन और मार्कस अपने पिता का इंतजार करते करते थक चुके थे। रेगन को लगता है कि उनके पिता उन्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे, अब अकेले ही घर जाना चाहते थे। लेकिन मार्कस को अपने पिता पर पूरा यकीन था। अपनी बहन को जाता देख मार्कस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन को रोकने जाता है तो अनाज की टंकी का दरवाजा खुलकर उसके अंदर गिर जाता है। गिरते वक्त मार्कस के मुंह से तेज आवाज निकल जाती है, जिसे सुनते ही वह मॉन्स्टर जो एल्विन को घर में ढूंढ रहा था, अनाज से भरी वह टंकी दलदल की तरह थी, जिसके अंदर फंसा मार्कस बाहर आने के लिए जितने जोर लगा रहा था उतने वह उसके अंदर धंसता जा रहा था। मार्कस जैसे अनाज में डूबने वाला था, रेगन उसे पकड़कर बाहर निकाल लेती है और ये दोनों दरवाजे के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन इन दोनों की हलचल को मॉन्स्टर ने सुन लिया था और वो मॉन्स्टर खेत के रास्ते से तेजी से होते हुए टंकी की तरफ बढ़ता है। ली मॉन्स्टर को तेजी से टंकी की तरफ जाते हुए देखकर समझ जाती है कि उसके दोनों बच्चे अनाज की टंकी के पास हैं। बाल बच गए और टंकी से बाहर निकल आए। इस दौरान एल्विन भी यह सब कुछ सीसीटीवी रूम से देख रही थी। तभी ली को पता चलता है कि अभी भी वह मॉन्स्टर यहाँ आसपास है। उसने बच्चों को फौरन सामने मौजूद गाड़ी की ओर तेज भगा दिया। खुद एक कुल्हाड़ी उठाकर आसपास नजर दौड़ाने लगा, लेकिन वो मॉन्स्टर ठीक उसके ऊपर होता है। ली जैसे ही पलटकर पीछे देखता है तो मॉन्स्टर उसे अपने पंजों से मारकर दूर फेंक देता है। अपने पिता को तकलीफ में देखकर मार्कस ली को आवाज देने लगता है। आवाज सुनकर मॉन्स्टर को मार्कस की पोजीशन का भी पता चल जाता है। वो मॉन्स्टर अब मार्कस और रेगन की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही पल वो मॉन्स्टर कार पर जब्त पड़ा और मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उधर ली होश में आ गया। अपने बच्चों को खतरे में देख बस समझ गया कि मॉन्स्टर से लड़कर वह कभी भी मॉन्स्टर को मार नहीं सकता, इसलिए अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया। उसने रेगन को इशारों में बताया कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद ली जोर से चिल्लाने लगा। उसे सुन वो मॉन्स्टर ली की तरफ दौड़ पड़ा और एक ही झटके में उसे चीर फाड़ कर रख दिया। अपने पिता को मरता हुआ देखकर रेगन बहुत ज्यादा दुख होता है। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर उनके घर घुस आया, लेकिन एल्विन यहाँ बंदूक तारकर उसके सामने खड़ी हो गई। एल्विन के पास बंदूक तो थी, पर वो जानती नहीं थी कि उसकी गोली उस मॉन्स्टर की मोटी खाल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रेगन समझ जाती है कि उसके कान में लगी मशीन जो उसके पिता ने बनाई थी, उसका इस मॉन्स्टर के साथ कोई कनेक्शन है। तभी रेगन का ध्यान अपने पिता के रिसर्च पर गया। उसने रेगन को पता चल गया कि उसके कान के मशीन से निकलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी तो मॉन्स्टर की कमजोरी है, पावर और ज्यादा बढ़ा देती है। जिससे निकली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से मॉन्स्टर चरक तड़पने लगा और उसकी खोपड़ी का आर्मर अपने आप ही खुलने लगा। आर्मर खुलते जैसे ही उसका मुंह नजर आया, तभी एल्विन ने शॉट गन से सीधे उसके मुंह पर ही फायर कर दिया, जिससे उसकी खोपड़ी गुब्बारे की तरह फट गई और आ गया।